progress. आइए चलिए देखते हैं बेटा। सो हेडिंग डालो आप लोग, कार्बिल-एमीन रिएक्शन। व्हाट इज कार्बिल-एमीन रिएक्शन? लिखना शुरू करो इसके बारे में। वैसे किसी को याद है कार्बिल-एमीन किसको बोलते हैं? कार्बिल-एमीन इज बेसिकली आइसोसाइनाइड ग्रुप का IUPAC नॉमेनक्लेचर में नेम एज फंक्शनल ग्रुप होता है। कार्बिल-एमीन इज नथिंग बट NC, NC को बोलते हैं आइसोसाइनाइड को। सो कार्बिल-एमीन और आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बिल-एमीन और आइसोसाइनाइड टेस्ट, किसका टेस्ट है ये? लिखो, दिस इज द टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमाइन। किसके लिए बेटा? 1 डिग्री अमाइन के लिए। दिस इज द टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमाइन। और क्या खास बात है इसकी कि जितने भी 1 डिग्री अमाइन है, जब वो रिएक्ट करेंगे, किसके साथ रिएक्ट करेंगे? क्या रिएजेंट है इसका? रिएजेंट है क्लोरोफॉर्म, CH-Cl3। साथ में क्या लेना है? KOH। किस मीडियम में? एल्कोहलिक। और गर्म करना है। क्या बनेगा इसका कंपाउंड? RN ट्रिपल बॉन्ड C माइनस एंड इस पे प्लस, जिसको आइसोसाइनाइड बोलते हो। एंड ऑफ कोर्स आपका KCl आएगा एंड H2O आएगा, राइट। KCl, अब KOH उसी हिसाब से रहेगा, मैं बैलेंस नहीं किया हुआ हूं। सो ये जो कंपाउंड बनता है ना, इसका पंजेंट स्मेल होता है, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनता है। तो यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि 1 डिग्री अमाइन फाउल स्मेलिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, जबकि 2 डिग्री अमाइन नहीं देने वाला है, ना तो 3 डिग्री अमाइन। इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट हो जाता है किसका? 1 डिग्री अमाइन का। लिखिए, इट इज द टेस्ट ऑफ 1 degree amine and it produces a foul smelling compound. What is the reagent that we are taking? Chloroform in alcoholic KOH. मैकेनिज्म बहुत सिंपल सा है, राइट। एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, आपके पास चाहे एरोमेटिक हो या एलिफैटिक हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो 1 डिग्री अमाइन है ना, NH2, even ArNH2, aromatic amines will also give this test. ओके, आप अगर एल्कोहलिक KOH लेके गर्म करते हो बेटा, तो ये आपको कंपाउंड ऐसा ही मिलने वाला है, NC। सो दोनों ही देते हैं। चलिए भाई, आप लोग प्रोसीड करेंगे थोड़ा मैकेनिज्म एस्पेक्ट पे। मैंने रिएक्टेंट बता दिया, प्रोडक्ट बता दिया, थोड़ा दिमाग लगाओ। 1 मिनट का टाइम दूंगा सोचने के लिए। जितने भी स्टेप आप जा सकते हो आगे ट्राई करो, उसके बाद मैं समझाता हूँ।
सोच लिया बेटा? हो गया सबसे? आओ दिखाता हूं। देखो आपको ये मालूम है ना, CHCl3 अगर KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो इससे आपको CCl3 माइनस बनेगा बेटा, विच लेटर विल गिव यू, बोलो क्या मिलने वाला है? फाइनली ये ब्रेक डाउन करके क्या मिल जाएगा? डाइक्लोरो। यहां तक सबने करेक्ट किया? हाथ उठाओ, कितने लोगों ने करेक्ट किया? नहीं किया ये? फिर क्या है ये? अरे राइमर टाइमन रिएक्शन में हो चुका है बेटा, उसके पहले भी बता दिया है, मतलब ये चौथी पांचवी बार है यार, ये गलत बात है ना? अभी प्रैक्टिस नहीं हो रहा इसका मतलब। दिस रिएजेंट मींस दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, है ना? अब इसके बाद क्या है? नाउ RNH2 हैविंग लोन पेयर, डाइक्लोरोकार्बीन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर दे देगा। अब इस डेटिव बॉन्ड को आप दिखाना चाहो तो कैसे दिखाओगे? RNC नेगेटिव, ClNCl, HNH यहाँ पॉजिटिव, ये सुनो। अब अगले स्टेप में क्या है? सिंपल है, हम जब इसको हीट करेंगे, Rn HNH पॉजिटिव, C नेगेटिव, Cl, कितने लोग कह रहे हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा? KOH ले लिया तो माइनस HCl कर देंगे यहाँ पे, कौन सा? एंटी ग्रुप वाला, याद है? तो बन जाएगा क्या? RN डबल बॉन्ड C, यहाँ Cl डाल दूंगा, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ H है। फिर कितने लोग कह रहे हैं कि दोबारा हो जाएगा रिएक्शन? हाँ, KOH जब डाल करके आप गर्म कर रहे हो, हीटिंग कर रहे हो, तो ये H और ये Cl निकल के क्या बन जाएगा? ये RN। मतलब बेसिकली 2 टाइम्स डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है आफ्टर द सिंपल न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द डाइक्लोरोकार्बीन। इसके अलावा कुछ नहीं, बेहद आसान रिएक्शन है ये। देखो मैंने कई बार ही समझाया ये बात कि रिएक्शन में जितने पॉसिबिलिटी है सबको देखो, फिर डिसीजन उसके हिसाब से लो। कहने का मतलब कि ये बोल रहे हो कि सर ये लीविंग ग्रुप है ना, ये बोल रहे हो ना? और लीविंग ग्रुप है कौन से सेंटर पे है? प्लेनर पे या टेट्राहेड्रल? टेट्राहेड्रल पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक स्लो होता है, ये अटैक स्लो होगा। जब कुछ नहीं रहता तो हम यही कराते हैं। अभी हमारे पास जब OH माइनस है, OH माइनस तो इससे कम बल्कि है, ऊपर से नेगेटिव है, तो OH माइनस इज मोर बेसिक देन ना अमाइन। अरे मैं पूछूं कि NaOH इज मोर बेसिक और अमोनिया का सॉल्यूशन इज मोर बेसिक, सो आप बोलोगे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो एज अ बेस ये जाकर के अटैक करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल भी ये अटैक कर सकता है, लेकिन ये रिएक्शन रिलेटिवली आउट ऑफ द होल कंपटीशन ये जीत जाता है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन रिलेटिवली फास्ट होता है ना? तो इसलिए ऐसा बन जाएगा, डायरेक्ट अटैक नहीं करता। सो सारे कॉम्पिटिटिव रिएक्शन में जिसका भी रेट फास्ट होता है, होता वही रिएक्शन। क्या हुआ? तो OH माइन, अच्छा तुम ये बोल रहे हो कि एक्सेस OH माइनस लिया है सर, तो क्यों नहीं यहाँ अटैक करा है, ये सोच रहे हो? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके बाद RNH2 का क्या करोगे तुम? मतलब अगर मैं ये बोलूं कि आपके पास डाइक्लोरोकार्बीन तो बन गया, बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास कंपटीशन है कि भाई OH माइनस जाके अटैक कर ले। सॉल्यूशन में अगर आपके पास RNH2 है तो RNC बनने का भी चांस है, और OH है तो OH की भी अटैक होने का। अगर OH अटैक हो गया तो क्या बन जाएगा? चलो बना के देखते हैं। यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ये H उठ के इसके पास आ जाएगा ना, ये बन जाएगा CH, ये Cl, ये Cl, ये O माइनस आ जाएगा, O माइनस विल अटैक एंड ये निकल जाएगा, तो क्या बन गया? HC डबल बॉन्ड O Cl, फर्दर ये कार्बोक्सिलेट बन जाएगा। तो मतलब इसके साथ साथ पॉसिबिलिटी किसकी है? RNH2 की, जो कि हमारा प्रोडक्ट की तरफ लीड कर रहा है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है ना, जब OH माइनस है तो फिर से OH माइनस ही यहाँ डोमिनेट करेगा ना। OH माइनस तो ले रखा है, वो भी ठीक ठाक अमाउंट में ले रखा है, इट इज नॉट टेकन इन, समझ आया ना?
तो भाई सबसे पहला अटैक आपका किसका होगा? ये एसिड बेस रिएक्शन कराओ जो कि फास्ट होता है। एसिड बेस रिएक्शन के बाद RnH2 का न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराना है एंड देन डिहाइड्रोलिनेशन कराना है। वैसे भी याद करो, हीटिंग फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन rather than सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वो दिमाग में लेके चलना है। ठीक है, मिटा दो इसको पूरा। नहीं, बिल्कुल नहीं। RCOCl बन गया तो Cl यार वही वाली बात है ना, RnH2 इज बेटर न्यूक्लियोफाइल और OH माइनस। कहाँ जा सकते हैं? नहीं, अगर नॉर्मल भी रहता तो भी तो वही करता ना, खुद सोचो। विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस और RnH2? तो बस बात खत्म है। इसलिए हम लोग एलिमिनेशन को फेवर करेंगे बिकॉज ऑफ द हीटिंग फिनोमेना। यहां से इसी रूट से जाएंगे। हो गया, नोट कर लिया। अब क्वेश्चन एक और है, ये थोड़ा सोचो कि RnH2, यहां पे देखो बेंजीन के साथ क्या है, NH2 है और CHCl3 एंड KOH ले रखा है। आप याद है यहां पे अगर मैंने OH लिया था, फिनॉल, यही रिएजेंट था, बस एल्कोहलिक नहीं था, यहां पे वो एक्वस था, तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो रहा था, इसके ऑर्थो पे जाके CCl2 अटैक करता। बोलो। तो अब ये दिमाग में रखना है कि NH2 इतना पावरफुल डोनर होता है कि वो किसी की बात नहीं मानता है, वो डायरेक्ट अटैक कर देता है। ये NH2 ही इस पे अटैक कर देता है। अब क्वेश्चन मान लो एग्जाम में थोड़ा ट्विस्ट किया, उसने यहाँ पे NH2 की जगह NR2 कर दिया, अब मुश्किल हो जाएगा डायरेक्ट अटैक। इन दैट केस दिस विल अटैक ऑन दिस, तो जाकर के ऑर्थो पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O बनने का चांस है, अदरवाइज नहीं है। बात क्लियर समझ में आ रहा है? राइम टाइमन रिएक्शन से मिलता जुलता है ये। बोलो, राइम टाइमन रिएक्शन से मिलता जुलता है, लेकिन यहां पे ये चीज नहीं हो रहा है। इसलिए आप देखोगे कि जितने भी रिएक्शन है जहां लुईस एसिड यूज हो रहा है, उन सभी जगहों पे मैंने मना कर रखा था आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाते समय। बोला था बेटा कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हाईली डीएक्टिवेटेड एंड हाईली एक्टिवेटेड दोनों ही नहीं देते। हाईली एक्टिवेटेड में ये केस था, क्यों? क्योंकि अगर RCl लोगे साथ में क्या ले लोगे, AlCl3, तो ये उल्टा इसी के साथ कंबाइन कर जाएगा और ये डीएक्टिवेटिंग बन जाएगा। जैसे ही लोन पर दे दिया, यहाँ प्लस आ गया ना, डीएक्टिवेटिंग, फिर यहाँ कार्बोकेटायन बना ही नहीं, अटैक कहां से करेगा? इसलिए याद करो, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन वर नॉट गिवन बाई, ध्यान है? बोलो। बल्कि मैंने ये बताया था ये इतना अच्छा एक्टिवेटिंग, मतलब इतना अच्छा डोनर है नाइट्रोजन, कि अगर आपने इसके साथ RCOCl ले लिया बिना कोई लुईस एसिड लिए, तो ये यहां अटैक कर देगा। अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था ये रिएक्शन, यहाँ बेंजीन ना होकर के नॉर्मल CH3 था। अभी अगर बेंजीन भी हुआ तो भी यही अटैक कराना है। तो हमेशा दिमाग में रखना, नाइट्रोजनस कंपाउंड आ गए तो एक बारी के लिए रोक करके सोच लेना कि क्या मैं वही ट्रेडिशनल तरीके से कराऊं या कुछ अलग सा हो सकता है इसके अंदर। ठीक है? हाँ, चलो नोट करो इसको जल्दी। एक और रिएक्शन कराऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी के साथ CHCl3 के साथ। हाँ, वही जैसे उसमें बन रहा था।
मिटा दूं? चलो फिलहाल अभी के लिए दिमाग में इसको सेट कर लो, विल डिस्कस, क्योंकि इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट बनता ही नहीं। अभी के लिए ऐसे ही सेट कर लो, जैसे आराम से डिस्कस करेंगे तुम्हारे साथ। देखो वो पैरेलल पॉसिबिलिटी जो तुम सजेस्ट कर रहे हो दैट इज एक्सेप्टेबल, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि वो डिनाई कर सकते हैं। सी ट्रिपल बॉन्ड एन बन कहाँ पाएगा? नहीं बन पाएगा ना, कैसे बन पाएगा? बना के दिखाना मुझे। कर लिया सबने? हाँ आ जाओ दिखाते हैं, एक और रिएक्शन लेते हैं, चलते हैं देखते हैं आप लोग क्या करते हैं इसमें। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने आपको पहले भी इसके रिएक्शंस बताए हैं, बट यहाँ पे थोड़ा इसका प्रोडक्ट बताइए। अच्छा इसको मैं सेकंड लिख रहा हूँ ना। फर्स्ट आपके लिए ये है कि इन केस आपके पास NR2 रहता है यहाँ RR, अब आप अगर वही CHCl3NKOH लेते हो तो क्या बनेगा? यहाँ पे थोड़ा एक्वस भी ले सकते हैं, वैसे जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि एक OHCl को रिप्लेस करेगा एंड देन अदर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत ही नहीं। राइट द प्रोडक्ट इन बोथ ऑफ दीज केसेस। ये 3 डिग्री अमाइन है देखो, और ये मैंने डेरिवेटिव ले लिया। देखो बेटा ये जैसे ही आए ना, मैं कहूंगा कि अब इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप ये तुरंत लिखा करो, सोचने का भी टाइम नहीं रहना चाहिए। अब अगर इतनी बार आप प्रैक्टिस करने के बाद बार बार इसी जगह पे सोचने के लिए फोर्स हो रहे हो तो वो तो गलत बात है फिर ना। इतनी अब प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये लिखा हो तुरंत ये आपको लिखना है। अच्छा यहाँ से ये आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे सामने NaNO2 और HCl लिखा हो या फिर HNO2 लिखा हो, इससे हमें तुरंत डिराइव करना है कि ओके इट इज द सोर्स ऑफ NO+। ये अगर आप करते हो तो आप आगे के स्टेप थोड़ा जल्दी कर पाओगे। अगर इसी चीजों में अभी अटके हुए हो तो फिर मतलब फिर बड़ा मुश्किल है, मैच्योरिटी नहीं आ रहा फिर सब्जेक्ट में ना। आओ चलो देखते हैं, पहले ये करो, क्या आएगा इसका आंसर बताओ। ये इसका आंसर आएगा NRR एंड यहाँ C डबल बॉन्ड प्लस, बल्कि यहाँ पे उल्टा कौन सा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा? ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो ये दोनों मिलेंगे, उसमें ऑर्थो मिल रहा था, इसमें वैसे देखो ऑर्थो पोजीशन पे ये माइनस आई देगा, जब O माइनस था तो ऑर्थो पोजीशन पे वो प्लस आई दे रहा था, ध्यान है ना। तो आपको इस तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, मेरे हिसाब से इन दोनों में ये मेजर होना चाहिए। क्या बेटा, राइमेटाइमिन रिएक्शन में क्या बनता था यहाँ ऑर्थो पे? हाँ तो वही तो है, और क्या है, सेम रिएजेंट है, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ OH के जगह पे क्या है NR2। ये भी तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होता है ना, बिल्कुल आइडेंटिकल स्टेप है ना। एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइव करना, वापस देखना उसके स्टेप, इसी बहाने तुम लोग देखोगे। चलो इसको करो। इसके देखो 2 प्रोडक्ट बताए जाते हैं, और इसको नॉर्मल प्रोडक्ट बोलते हैं जो मैं अभी बना रहा हूं, और एक प्रोडक्ट है जिसको एबनॉर्मल बोलते हैं। ये एबनॉर्मल, ये नॉर्मल। ये नॉर्मल तो समझ में आ रहा होगा, जैसे भाई इसके केस में ऑर्थो पे आ रहा है, वैसे हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव का किया ही हुआ है क्वेश्चन पहले, तो यहाँ पे बनेगा है ना।
ये कैसे बन रहा है इसको एक्सप्लेन करो। एक काम करो, ये दोनों के मैकेनिज्म मुझे दिखाओ तो कैसे बन रहा है, ट्राई करो, मैं देखूं तो क्या करते हो। हाँ जी, दोनों के बने। पहला वाला कैसे बन रहा है, फर्स्ट नॉर्मल प्रोडक्ट का मैकेनिज्म दिखाइए, इसी बहाने आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का भी अंडरस्टैंडिंग चेक हो जाएगा। चलो चलो शुरू करो। बना मैकेनिज्म, एक एक भी ड्रॉ किया अभी तक, एक भी, कितना देर हो गया, इतना टाइम लगेगा, जल्दी बना, जल्दी बना पहले।
आइए चलिए देखते हैं हम लोग ना। आओ इधर ध्यान दो, स्टॉप राइटिंग। यहां देखो, देखो मैं एक एक करके सारे एरोमेटिक रिएक्शंस जो भी होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का, उसका सामने सामने आपको दिखा के कंपैरिजन करा देता हूं। लेकिन एक बार कान में अच्छे से बिठा लो, जब तक मेरे बताने के बाद आप जाके उसको रिपीट प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो दिमाग में तुम्हें कभी स्ट्राइक नहीं करने वाला है। वो किसी नए जगह पे तुम अटेम्प्ट करके नहीं निकाल पाओगे। बात दिमाग में बिठा लो अच्छे से। अपने दिमाग में बिठाना है तो आपको खुद से एक बारी जा करके करना पड़ेगा ना। देखो नॉर्मल एरोमेटिक, मैं अभी क्या करता हूं, मैंने ये जनरल मैकेनिज्म समझाया है आप लोग को कि बेटा अगर ई रहे इलेक्ट्रोफाइल, ये एरोमेटिक है, ये उठ करके इसके पास जाएगा, ये भूखा है, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है। एरो हमेशा जिधर इलेक्ट्रॉन जाए उधर दिखाते हैं। ये फर्स्ट लेवल भी नहीं है, जीरो लेवल अंडरस्टैंडिंग है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर आप गलती से इलेक्ट्रोफाइल से इधर की तरफ दिखाते हो तो आप समझ लो क्या कर रहे हो ना। तो पहला चीज, इसके बाद बेटा क्या बन जाएगा, ये आप ई को जोड़ दोगे, यहां जोड़ोगे या यहाँ पे, मर्जी आपकी है। मान लो मैंने यहां जोड़ दिया ई को, मैं ऐसे दिखा रहा हूं कि भाई ये ऐसे मुड़ के जा रहा है, लॉस इसका हुआ तो इस पे प्लस आएगा। क्या गड़बड़ हुआ, अब ये क्या बन गया, नॉन, तो इसलिए ये आरडीएस होता था, स्लो स्टेप होता था। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही मैं अब पायरोल का भी करूंगा। फर्क पायरोल में बस इतना है कि इसके पास लोन पेयर भी। अब दिक्कत ये है कि इसके सारे पोजीशन आइडेंटिकल थे, इसका ये पोजीशन एक जैसा नहीं है। तो दो अलग अलग पॉसिबिलिटी बना लूंगा मैं। एक बारी इलेक्ट्रोफाइल को यहां अटैच करूंगा और एक बारी इलेक्ट्रोफाइल को मैं यहां अटैच करूंगा। तो एक बारी बिल्कुल सामने अटैच करो, यहां प्लस लाओ, कर लो ना, क्या दिक्कत है भाई। कितना टाइम लगता है ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने में, मुझे समझ नहीं आता है ना। मतलब कई बार तुम लोग इतना ज्यादा सोचने लग जाते हो कि पेन ही नहीं चलता। कितना टाइम लगा इसको बनाने में, बन गया। अब हम चेक कर लेंगे भाई इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। हमने देखा कौन ज्यादा स्टेबल है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। ये सेकंड वाला क्यों ज्यादा स्टेबल है बेटा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देके स्टेबलाइज कर देगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलती नहीं है तुम्हारे इस स्टेटमेंट के में कि सर ये स्टेबलाइज कर देगा। क्वेश्चन ये है, क्या आपको यहां स्टेबिलिटी नहीं नजर आ रही है, क्या आपको यहां लोन पेयर नहीं मिल पाएगा इसको, बोलो बोलो भाई। तो कुछ तो फायदा आपको ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे उल्टा। लोन पेयर तो नाइट, यही सब है। ये देखो ये कौन सी वाली बात बोल रहे हो तुम लोग, पता है, फर्स्ट टाइम पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो ये सब क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है। ये सब केसेस डिस्कस्ड है कि भाई ये दोनों पोजीशन में इधर अटैक करना इलेक्ट्रोफाइल का ज्यादा फेवरेबल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोर नंबर ऑफ रेजोनेंस के साथ लोन पेयर भी मिल रहा है। यहाँ सिर्फ लोन पेयर मिल रहा है, रेजोनेंस का कोई स्कोप ही नहीं उठता है। और इसके अलावा मतलब लोन पेयर वाला ही सिर्फ रेजोनेंस मिल रहा है, इसलिए इन दोनों इंटरमीडिएट में ये ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ थोड़ा डिसीजन मेकिंग में इसको काटेंगे, इसको फेवरेबल बनाएंगे। ठीक है, हाँ तो वो करोगे ही, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि नहीं सोचोगे तो यही होगा ही। कुछ नहीं सोचना होगा तो ऐसे ही होगा। क्या ये डिसीजन बड़ा टफ था, क्या बना करके कितना टाइम लगता भाई, एक और पैरेलल पॉसिबिलिटी बना के देखते कितना टाइम लगता। कब तक मैं एग्जाम में आकर के तुम्हें सिखाऊंगा क्या, ये सब सीखी हुई चीजें तुम्हें वहां यूज करनी पड़ेंगी। तभी एक नंबर तक स्टक हो गए हो भाई साहब। जिनके पेन ही नहीं चल रहे हैं उनसे तो अब मैं उम्मीद ही छोड़ चुका हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप तो बड़ा सिंपल सा है सर। अब इसके बाद ये एरोमेटिक बनना चाहेगा तो जहां इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है उसी का हाइड्रोजन ले जाएगा, बन गया इलेक्ट्रो। यही तो दो स्टेप होते थे। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी वही काम होगा भाई। प्लस यहां आया था ना, इलेक्ट्रोफाइल यहां था, एच यहां था। देखो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखा के स्टेबिलिटी बताना अलग चीज है,
करना तो उसके बाद आपको भी यहीं पे है, इसको उठा करके। सो दिस इज द फर्स्ट नॉर्मल प्रोडक्ट दैट वी वर एक्सपेक्टिंग। इस इलेक्ट्रोफाइल के जगह पे वहां पे क्या है, बस CCl2 है, इतना ही फर्क है। CCl2 वो भी न्यूट्रल है। समझ में आया? ऐसे ही करना होता है बना करके। हाँ, ये 2 स्टेप के प्रोसेस होते हैं बेटा। मिटा दो ना ये सब। हाँ, चल अब आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि इसका नॉर्मल एंड एबनॉर्मल स्टेप में। तो जो नॉर्मल का केस था उसमें ये डाइक्लोरोकार्बीन पार्टिसिपेट करेगा। अब एक बच्चे ने ये किया है कि सर आपने बताया था नाइट्रोजन इतना अच्छा डोनर है। मैंने बताया तो था, बट आप भूल गए कि ये नाइट्रोजन का सबसे खराब बेस में से एक है। ये भी बताया था मैंने साथ में। आधी बातें सुनोगे तो क्या होगा। तो इसलिए ये लोन पेयर को डायरेक्ट इसको नहीं देना है। आपको यहां से क्या आने वाला है, डाइक्लोरोकार्बन CCl2। आपको क्या करना है, इसको इधर कॉन्जुगेट कराओ, इसको इधर कॉन्जुगेट कराओ, यहां से उठा के इसको दे दो ना। मतलब ऐसे दिखा रहा हूं, नहीं भी कराते डायरेक्ट भी दे देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट मन करे डायरेक्ट दे दो, तो कॉन्जुगेशन है, इसकी वजह से ऐसे भी किया जा सकता है। आपका मर्जी है, आप डायरेक्ट दे दो ना। इंटरमीडिएट सेम ही बनने वाला है यार, रेजोनेंस करा के वहीं पहुंचोगे तुम डायरेक्ट दे दो CCl2। पर दो तो एरो इधर से इधर बनाओ, बस ये। इस केस में अगर बनाते हो तो क्या प्रोडक्ट आएगा आपका, जैसे ही कार्बन को मिलेगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा ना भाई। ये नेगेटिव मैंने देखा काफी सारे लोगों ने छोड़ दिया है, पता नहीं क्या है। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नेगेटिव चार्ज आता है, इतना सा सेंस रहना चाहिए। अब इसके बाद क्या, ये वापस एरोमेटिक बनना चाहेगा, ये प्रोटॉन निकालना पड़ेगा। निकाल के कहाँ भेजूं भाई, ऐसे निकाल के कहीं भेज देता, बट यहीं पे चाहिए अभी तो इसको। तो प्रोटॉन ट्रांसफर करके ये क्या बन जाएगा, यहाँ नेगेटिव, दिस विल कम, ये इधर आएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। बन गया ये। और ये क्या बन गया, प्रोटॉन ट्रांसफर होके। कई लोगों ने तो ये भी नहीं दिखाया एच आया है या नहीं। हाँ, तो क्या जल्दीबाजी है, मुझे समझ में नहीं आता है किस चीज की जल्दीबाजी पड़ी हुई है। अब अब आसान है। अब हमारा OH-, अब देखो कोई रिएक्शन बचा नहीं है, तो अब जो बचा है वो स्लो रिएक्शन ही है, वही कराऊंगा, इसलिए आखिरी में करा रहा हूं इसको। SN2 लास्ट में क्या बनने वाला है, OH आ जाएगा। फिर क्योंकि बेसिक मीडियम लिया है तो इसका H ले जाएगा, ये इधर आएगा, ये क्लोरीन निकल जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। समझ में आया? क्यों साक्षी, समझ में आया? अब वो NR2 वाला केस हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही ना। ये कैसे हुआ ये समझाओ तुम लोग। ये तो फिर भी ये बहुत आसान था। ये नहीं आ रहा है मतलब आपने मतलब प्रैक्टिस नहीं किया, उसकी वजह से नहीं आ रहा, वरना ये तो तुम कैसे भी बना लेते ना। चलो अब सिलेबस खत्म हो जाएगा, कम से कम उसी समय रिवाइज करोगे, क्या पता उस समय ठीक हो जाए। बिठा दो इसको। हम्म, कैसे बेटा, वही समझाओ ना मुझे। ऐसे कुछ भी तोड़ दो के बढ़ा दोगे, कोई तो प्रोसेस होगा। जितने अब तक जीओसी पढ़ा है ना, उसके अंदर जितनी भी चीजें पड़ी हुई हैं उनमें से कोई एक स्टेप बताओ मुझे। कोई नया अपना अप्रोच मत बता देना। समझाओ मुझे, मिटा दो ना इसको। लिखना है साक्षी, लिख लोगी? वेरी गुड, यही स्पिरिट चाहिए मुझे अभी। अब मुझे ये समझाओ, मुझे आप ये समझाओ, ये कैसे बनना है? समझाओ।
बताइए बेटा, किसी का आइडिया लगा? आइए दिखाता हूँ। हाँ बोलो। उसका केस समझा रही हो? नहीं। अब देखते हैं। हाँ बोलो, कौन समझाएगा? कार्बोकेटायन पहली बात जब बनता है तो रिंग एक्सपेंशन होता है। रिंग एक्सपेंशन करा के कार्बोकेटायन नहीं बनाते। कोई प्लस पहले से ही हो तो वो अगल बगल के बॉन्ड को तोड़ करके खींचेगा ना। प्लस है ही नहीं तो खींचेगा कहां से? कहां बना है? क्या था बेटा बताना, चल ऐसे बता। ये माइनस था, बता कहां कार्बोकेटायन? ये वाला इसकी बात कर रहे हैं, और कहां कार्बोकेटायन? तो कार्बन आयन में तो समझा रहा हूं रीअरेंजमेंट कहां होता है। क्या बता, क्या कर रहे हो यार तुम? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है। देखो क्या है कि ये जो नेगेटिव क्रिएट हुआ था ना, ये वापस यही अटैक करके ऐसा कंपाउंड बना लेगा। अब चलो ये तो यहां से देख करके बता रहे हैं। कितने लोगों को याद है कि अगर ऐसे नहीं भी करते तो एक चीज हमें मालूम है कि डाइक्लोरोकार्बीन रेडिकल्स की तरह भी बिहेव कर सकता है ना, और पाई बॉन्ड में इंसर्शन रिएक्शन शो कर सकता है। याद करो, पाई हटा करके साइक्लो बन जाता था ना, ये तो वही हुआ, बेसिकली इंसर्ट ही कर गया। ये पाई टूट करके ये इसी में इंसर्ट कर गया। समझ में आया? बोलो। अब इसके बाद देखो बड़ा आसान हो जाएगा। अब बात समझना, बहुत इजी हो गया। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ लीविंग ग्रुप है और ये बॉन्ड कमजोर भी है, और ये देखो एरोमेटिक भी बनेगा। जैसे ये यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट के इस पे जाएगा और ये क्लोरीन निकल जाएगा। आप गिनती गिन लो, 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर्ड। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड, एरोमेटिक बन गया। एन नंबर पे देख लो, 3 पे आएगा, 1 2। ये एच निकालेगा तो इस पे बन जाएगा, एच पे बन गया। साइक्लो प्रोडक्ट बनने के वजह से ऐसा होता है। इंसर्शन रिएक्शन कार्बीन का करने के वजह से ऐसा होता है, और कोई तरीका नहीं था इसे करने का। तो ध्यान रहेगा। हम्म ये थोड़ी सी एनॉमली इसकी ध्यान रखनी चाहिए। सबको क्लियर हो गया? तो बेटा इसी के साथ हमारा अमाइन से नॉर्मल जितने भी रिएक्शन थे वो सब खत्म होते हैं। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाई एरोमेटिक अमाइन। लिखिए, हेडिंग डालिए। हालांकि कुछ पार्ट अभी हमने पढ़ लिया, बट अभी मेजर पोर्शन बचा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जल्दी खत्म करिए।
हो गया भाई, खत्म हो गया। हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाई एरोमेटिक अमाइंस। एरोमेटिक अमाइंस। एरोमेटिक अमाइंस। ओके, चलो बताओ, अगर ऊपर अमाइन ले रहे हो तो कौन सा डायरेक्टिंग है? NH2 हो या NHCH3 हो या फिर CH3CH3 हो, यहां तक कि अगर आपने ऐसा कर रखा है, ये सभी के सभी केसेस क्या हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, है ना, हाईली एक्टिवेटिंग। सुनो, ये क्या है? नहीं, गुड एक्टिवेटिंग है, वीकली नहीं है। ओपी डायरेक्टिंग ये भी, ये सुनो, इतना पावरफुल नहीं है, बस इसके जैसा। अब क्या बात है भाई, क्योंकि नाइट्रोजन अच्छा डोनर है, सिंस NH2 इज अ वेरी गुड डोनर, reaction involving Lewis acid AlCl3 and RCl or AlCl3 RCOCl does not take place. मतलब Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation does not take place. Why? Because NH2 directly reacts with AlCl3. ये AlCl3 पे ही अटैक कर देता है, तो हमारा लुईस एसिड को ही खराब कर दिया इसने। और ऐसा अटैक करने पे इस पे प्लस आ जाएगा, हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग हो जाएगा, और डीएक्टिवेटेड रिंग पे ये रिएक्शंस नहीं होते हैं। याद है, RCl AlCl3 का अटैक किस पे नहीं होता है? C डबल बॉन्ड OH पे नहीं होगा, CCl3 बेंजीन पे नहीं होगा, NO2 पे नहीं होगा, क्योंकि ये डीएक्टिवेटेड है और ये कोई बहुत पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल नहीं था। नाइट्रेशन हो जाएगा, Friedel-Crafts alkylation and acylation does not take place on, कहां तक होता है डीएक्टिवेटेड में? हेलोजन तक। हेलोजन भी तो डीएक्टिवेटेड है, हेलोबेंजीन, वहां तक हो जाता है, उससे ज्यादा डीएक्टिवेटेड करोगे तो नहीं होगा, ठीक है? और ज्यादा एक्टिवेटेड कर दोगे तो भी खराब हो जाएगा। जैसे फिनॉल के साथ भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं आता, पुअर यील्ड आता है, OCH3 के साथ भी पुअर यील्ड आता है, इसके साथ तो बहुत ही खराब है, सबसे खराब है बल्कि। समझ आया? इसलिए बोलते हैं कि इतनी एक्टिविटी अच्छी बात नहीं है, उतना ही एक्टिविटी करो जिससे ये डायरेक्ट पार्टिसिपेट ना कर पाए। तो यानी कि अगर आप इसका रिएक्शन कराते हो, इसको बोलते हैं एसीटेनालाइड। क्या बोलते हैं इसको? एसीटेनालाइड। एसीटेनालाइड, एसीटेनालाइड का रिएक्शन अगर आप कराते हो किसके साथ? CH3Cl AlCl3, तो अब ये रिएक्ट कर जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा? मेनली पैरा प्रोडक्ट मेजर आएगा इसका, ये रिएक्शन कर जाएगा मेजर प्रोडक्ट। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये इतना एक्टिवेटेड नहीं है। और बाद में आप चाहो तो बड़ा सिंपल सा है यार, H2O OH माइनस डाल दो, तो याद है ना, ये अमाइड ही तो है, ये निकल जाएगा, क्या बन जाएगा ये? याद करो, अभी हाइड्रोलिसिस का केस पढ़ा था हम लोगों ने। तो अगर आप चाहते हो कि पैरामिथाइल एनिलीन बने,
तो ये मेथड करेक्ट नहीं है, इससे ये करा के फिर वो करा दो, मतलब रिमूव करा दो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है सर, मान लो स्टार्टिंग रिएजेंट ये है तो कौन सी बड़ी बात है यार, यहां से यहां जाना बड़ी बात है क्या? नहीं, आप ले लो एनिलीन, साथ में क्या ले लूं जरा बताओ तो, साथ में क्या ले लूं कि यहां पहुंच जाए? सोच के बोलोगे, थोड़ा सोचो फिर बोलो, सब खत्म हो चुका है अब। क्या यहां ले लूं कि NHCOCl, का मतलब कि ये C डबल बॉन्ड हो CH3 तभी आ सकता है जब यहाँ कोई लीविंग ग्रुप रहा हो। एसिड क्लोराइड ले लो यार, क्या कर रहे हो भाई, बस खत्म है। इसको यहाँ लिया, अटैक किया, ऊपर गया, वापस आया, क्लोरीन निकल गया। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि उसमें AlCl3 लेते हैं, यहाँ नहीं लिया। ये डायरेक्ट लोन पर अटैक कर रहा है। समझ आया? यहाँ बन गए, यहाँ से फिर ये आ जाएंगे, फिर बाद में इसको रिकवर कर लेंगे। दिस इज बेटर रूट ऑफ प्रिपेयरिंग एल्काइल एनिलीन। डायरेक्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड अल्काइलेशन नहीं कराएंगे। क्लियर हो गया? तो ये लेस एक्टिवेटेड है, ये लेस एक्टिवेटेड है। उसका लेस एक्टिवेटेड का मतलब इसका लोन पेयर अब अंदर कम जा रहा है, बाहर ज्यादा इंगेज्ड है। एसिटेनालाइड, एसीटेनालाइड, ACETENALIDE, एसीटेनालाइड, एसीटेनालाइड। ACETANILIDE। एनालाइड। देखो ये एसाइल ग्रुप था और ये एनिलीन का अमाइड है, एसीटेनालाइड, एसीटेनालाइड। ठीक है, कर लिया? बोलिए। चलो भाई, ये नहीं करा सकते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन नहीं करा सकते हैं, तो एसाइलेशन रिएक्शन भी नहीं करा सकते हैं डायरेक्ट ना। अब और क्या कराएं फिर? हेलोजिनेशन चेक करते हैं। हमने 5-6 रिएक्शन पढ़े थे, 2 खत्म हो गए। इसका हेलोजिनेशन इंटरेस्टिंग है, याद करो, ब्रोमीन इन CH2 नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो अगर ये फिनॉल होता तो क्या प्रोडक्ट आता? या तो और मतलब ऑर्थो एंड पैरा, बस यही आता था ना। इसमें तीनों आ जाता है, ये PPT, वाइट PPT। ये रिएक्शन ये समझाता है, यहीं पे आपको याद करने के लिए, इफ यू रिमेंबर, कि जब फिनॉल लेते हैं तो ब्रोमीन CH2 में ये ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट देता है। ध्यान आ रहा है? जबकि ये देखो कैसा दे रहा है, तीनों इकट्ठे लगा दे रहा है। ये बता रहा है कि भाई फिनॉल से भी ज्यादा एक्टिवेटेड है, तभी तो तीनों इकट्ठे बना ले रहे हैं। अच्छा, और अगर आप मान लो यहाँ बेंजीन ले लो या टॉल्वीन ले लो, तो ब्रोमीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये समझा रहा है कि ये बहुत कम एक्टिवेटिंग है, जिसके वजह से हमें लुईस एसिड लेना पड़ेगा। ब्रोमीन FeBr3 लोगे तब ये रिएक्शन होगा, ऑर्थो पैरा बनेगा। समझ आया क्या? ये कितना सिस्टमैटिक है यार, एक बारी बस तबीयत से बैठ करके एक दूसरे रिएक्शन को कंपेयर करने की जरूरत है। ये इतना कम एक्टिवेटेड है कि लुईस एसिड चाहिए, इसको लुईस एसिड भी नहीं चाहिए, और लुईस एसिड ना होते हुए भी ऑर्थो पैरा बना रहा है, और ये इतना खतरनाक है
कि नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हुए भी तीनों इकट्ठे बना दे रहे हैं। आपको याद है यही ब्रोमीन वाटर मिल जाए इसको तो ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो तीनों सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है, ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। तो चाहे आप नॉन पोलर रखो या पोलर रखो, दोनों ही केस में एनिलीन जब नॉन पोलर के साथ बना ले रहा है तो ब्रोमीन वाटर को तो डिकलराइज कर ही देगा भाई, प्रोडक्ट यही आएगा, ध्यान रखना, व्हाइट पीपीटी। व्हाइट प्रेसिपिटेट है। कौन सा रिएक्शन खत्म हो गया? हेलोजिनेशन। कोई कैटलिस्ट का जरूरत नहीं है, इवन पोलर का भी जरूरत नहीं है इस मीडियम। ठीक है, कौन सा रिएक्शन खत्म हो गया भाई? हेलोजिनेशन ना। अगला लिखो नाइट्रेशन, और ये सबसे पावरफुल रिएक्शन है। आपको मालूम है कि नाइट्रेशन जब भी NH2 का कराएंगे क्या लेंगे भाई रिएजेंट? H2SO4 HNO3, ये सुनो। तो ज्यादातर केसेस में क्योंकि HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मोस्ट केसेस में आपका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिलता है। ओपी का मतलब है ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। बट ये एग्जाम में पूछता नहीं है क्योंकि बड़ा रैंडम सा होता है। एग्जाम में क्या आता है, इसके साथ जो बने हुए कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या आएगा भाई बताओ? ऑक्सीडाइज्ड के अलावा कुछ परसेंट जो रह जाएगा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना ये, तो क्या आएगा? यहाँ NH2 और यहाँ NO2, यहाँ NH2, बोलो ना, यहाँ NO2, बोलो। सबको समझ आ रहा है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। खोग इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, फिर क्या मजाक कर रहे हो? मजाक अभी तुम्हें दिखाता हूं क्या होता है। ये है मजाक जो सामने दिख रहा है, और इसका परसेंटेज दिखाऊंगा तो मजाक का लेवल तुम्हें समझ में आएगा कितना हो रहा है। ठीक है, 47% मेटा बनता है। चलो मजाक के लेवल को समझते हैं, लेकिन अभी भी इंटरेस्टिंगली 51% यही बनता है। मतलब मेजर अभी भी पैरा ही है, थैंक गॉड, मेटा नहीं है मेजर। लेकिन यार देख रहे हो तुम, नजदीक पहुंच गया, और ये बेचारा 2% रहता है। मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल बन रहे हैं उनमें 47 मॉलिक्यूल ये रहता है। अभी भी मेजर यही है, 50% से 1% ज्यादा पैरा। ऑर्थो बेचारा पिस गया, ऑर्थो को भी ठीक ठाक बनना चाहिए था, ये उल्टा ही हो गया गेम। ये है मजाक असली। ये मजाक क्यों हुआ इसके साथ? क्या हो गया भाई? समझाइए। बिल्कुल 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 एकदम सही। क्योंकि सर ये एसिडिक मीडियम में NH2 अच्छा बेस नहीं है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ अच्छा बेस है, इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन ये फॉर्म भी बन जाएगा विच इज मेटा डायरेक्टिंग। अभी भी इलेक्ट्रोफाइल जो भी रहेगा उसको यही प्रेफर करने वाला है, क्योंकि इस पे रेट ऑफ अटैक इस पे ज्यादा। लेकिन आपने H+ इतना ज्यादा ले लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है कि आप कह लो कि 100 में से मैक्सिमम मॉलिक्यूल इसी फॉर्म में रह रहे हैं। तो रेट ऑफ अटैक इधर ज्यादा जरूर है, बट क्योंकि इसका परसेंटेज इतना ज्यादा है कि इस पे कम स्लो अटैक होने के बावजूद ये 47% बन जा रहा है, देख लो। So because aniline ion is meta directing, acidic medium में it will turn into aniline। समझ आया? हाँ बोलो। और ये अटैक भी इसलिए हो पा रहा है क्योंकि NO2 काफी पावरफुल, वरना मेटा पे क्यों अटैक करेगा भाई? इलेक्ट्रोफाइल NO2 है, उसके पास दो चॉइसेस हैं, एक ऑर्थोपैरा पे एक्टिवेटेड रिंग पे जाए, एक डीएक्टिवेटेड। एक्टिवेटेड पे ही जाएगा ना, बिकॉज इट नीड्स इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है?
लेकिन क्योंकि वो NO2 प्लस है विच इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल, तो वो उतना केयर नहीं करता है कि भाई तू इलेक्ट्रॉन दे रहा है अच्छी बात, जो नहीं देगा उससे तो मैं खींच के निकाल लूंगा। समझ गए? पावरफुल होने का मतलब ये था, NO2 इज दैट पावरफुल कि वो इससे भी इलेक्ट्रॉन निकाल के इसके मेटा पे चला जा रहा है। यही देखो, एक इलेक्ट्रोफाइल बदलता हूं, गेम खत्म हो जाएगा इसका। इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा कमजोर करता हूं तो मेटा अटैक एकदम खत्म हो जाता है, एंड दैट इज द केस ऑफ सल्फोनेशन। अगला केस कौन सा है? सल्फोनेशन का। इसमें भी प्रोटोनेशन होता है। अगर आप NH2 ले लो और यहाँ पे H2SO4 ले लो, सल्फोनेशन के लिए क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं ना, तो ये सबसे पहले क्या बन जाता है? सबसे पहले तो यही सॉल्ट बन जाएगा NH3 प्लस HSO4 माइनस, लेकिन अगर इसको गर्म करो, हीट करो, तो ये इसका पैरा प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। यहां तो मेटा नहीं आया, जबकि यहां पे भी प्रोटोनेटेड था। यहां तो मेटा नहीं आया क्योंकि SO3 इज अ पुअर इलेक्ट्रोफाइल, उतना अच्छा नहीं है जितना NO2 प्लस है। इस वजह से वो सिलेक्टिव हो जाता है कि यहां वो अटैक एकदम ही मार्जिनल करेगा, यहां फास्ट करेगा। तो चलो ये दोनों इक्विलिब्रियम है, इधर अटैक करता जाएगा, ये खिंचता जाएगा, बाहर निकलता जाएगा, रिएक्शन पीछे आता जाएगा इक्विलिब्रियम, इसलिए मेजर प्रोडक्ट इसमें पैरा ही बनता है। तो सिर्फ नाइट्रेशन ही एक केस है जहां पे बेटा आपको, अच्छा ये बनते ही आपको मालूम है अगला स्टेप क्या होने वाला है। आपको मालूम है कि ऊपर बेस है, नीचे एसिड है, ज्विटर आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो ना, ये NH3 प्लस, ये SO3, ज्विटर, ये ज्विटर आयन, प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया। मिटा दें ये सब, ये नीचे वाला तो मिटा दो, मिटा दो ना साक्षी। ये है पावर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए ये रिएक्शन जिसमें मेटा ऐसे एबनॉर्मली बन जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तुम देखोगे ना, कोई ऐसा जेईई मेन का सेशन नहीं है जिसमें ये ना पूछा गया हो रिएक्शन, मतलब जो मॉर्निंग इवनिंग करके होता है पेपर में, देखो ये पूछा गया है, इतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये मोस्टली दिमाग में निकल जाता है बच्चों के, उनको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही दिमाग में रहता है, वो मार के चले जाते हैं। दिस इज दैट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सो भाई सल्फोनेशन हो गया, हेलोजिनेशन हो गया, है ना, बोलो, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन हो गया। अब कौन सा बचा है? तो वीक वाले बचे थे, वीक वाले में कौन सा है? डाई एजो कपलिंग रिएक्शन, बोलो, यही बचा है ना। और उसके अलावा डाई एजो कपलिंग के अलावा और कौन सा रिएक्शन? राइमटाइमन तो हमने कर लिया ना, वो जो डाइक्लोरोकार्बिन वाला था, वो तो रिएक्शन हमने कर ही लिया। तो अब हम लोग डाई एजो कपलिंग देख लेते हैं, खत्म हो जाएगा। एक नाइट्रोजेशन भी बचा है, तो वो तो बिल्कुल जैसे फिनॉल का होता है वैसे ही इसका भी होता है, जस्ट लाइक फिनॉल। तो ये आखिरी के 3 रिएक्शन में डाई एजो लिखो। हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट बिकॉज SO3 इज पुअर इलेक्ट्रोफाइल। सो पुअर इलेक्ट्रोफाइल है तो ये एक्टिवेटेड रिंग पे ही अटैक करेगा। तो जो इक्विलिब्रियम रहता है उसमें एनिलीनियम आयन वर्सेस एनिलीन का, तो उसमें एनिलीन पे ही अटैक करेगा। नहीं, पहले वाले में क्यों दिखाऊंगा, पहले वाले में तो एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। लिखो, डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन, सॉरी
ये मैंने गलती किया हुआ है, प्रोटॉन ट्रांसफर वाले स्टेप। ठीक है, क्या डिस्कस कर रहा हूं मैं भी, क्या डिस्कस करना है भाई? फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट एंड डाइएजो कपलिंग रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट एंड डाइएजो कपलिंग रिएक्शन। चलो भाई, तो डाइजोनियम का फॉर्मेशन कैसे करेंगे? चलो, कौन समझाएगा मुझे? हाँ, आओ चलो देखते हैं। 1 डिग्री अमाइन, और मैं इसको ऐसा ले लेता हूं, बहुत बल्कि नहीं ले रहा हूं, 1 डिग्री अमाइन। इसका रिएक्शन अगर आप कराते हो किसके साथ? NaNO2 एंड HCl 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बनता है? डीएमिनेशन हो जाएगा। क्या बनेगा? इसका मैकेनिज्म मैं दिखा चुका हूं तुम लोग को, तो सीधा मैं लिख रहा हूं, ये बनता है N2 प्लस Cl माइनस ना। सोल्यूशन में आपके पास क्लोराइड आयन है, वाटर है, ऑफ कोर्स वाटर है आपके पास, सोल्यूशन में वाटर भी है। कितने लोग कह रहे हो कि सर ये तो अब मल्टीपल प्रोडक्ट को लीड करने वाला है? एक तो बन जाएगा यहां क्लोरीन, एक बन जाएगा यहां OH, एक बन जाएगा यहां ईथर, एंड डॉट 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 मल्टीपल प्रोडक्ट। क्यों मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहा है? बिकॉज N2 प्लस इज सच अ पावरफुल लीविंग ग्रुप। क्लोराइड आयन जाके यहां अटैक करेगा, ये आराम से निकल जाएगा, बन गया ये क्लोराइड। वाटर जाके अटैक कर सकता है, OH बन गया। अब एक बार ये एल्कोहल बन गया और ये 1 डिग्री एल्कोहल है, तो एल्कोहल कैन री अटैक ऑन दिस, समझ रहे हो? सो डॉट 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 इसलिए लिख दिया है। और भी जो भी न्यूक्लियोफाइल सॉल्यूशन में है वो सब एक के बाद एक के बाद एक अटैक कर सकते हैं, ये अनस्टेबल होता है। तो N2 निकल गया भाई साहब, सच्चा पावरफुल लीविंग। लेकिन यही अगर एलिफैटिक अमाइन के बजाय, एलिफैटिक 1 डिग्री अमाइन विथ NaNO2HCl अंडरगो, हाँ 0 to 5 डिग्री अंडरगो, किससे जाते हैं ये? डी एमिनेशन, क्या बोलेंगे? AMI, अमाइन ग्रुप निकल गया ना, डी एमिनेशन रिएक्शन, ये सुनो। बट एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन will form relatively stable डाइजोनियम सॉल्ट। ये भी डाइएजो कंपाउंड ही है बेटा, ये डाइएजो कंपाउंड है, ये भी डाइजोनियम सॉल्ट है, बट एरोमेटिक वाला स्टेबल हो जाता है। तो जब आप एरोमेटिक लेके चलते हो ऊपर NH2 और यहां ले लेते हो आप NaNO2 और HCl, ऑफ कोर्स 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी टेम्परेचर वही है, तो इस बार ही ये थोड़ा इसको रोक लेता है। क्यों रोक लेता है? क्योंकि बनने वाला कार्बोकेटायन स्टेबल है नहीं, और SN2 इस पे करा नहीं सकते हो,
इसलिए ये इस जगह रुक जाता है। यहां तो SN2 भी फटाफट हो जाएगा, कार्बोकेटाइन चलो स्टेबल हुआ नहीं हुआ, लेकिन SN2 तो फटाफट हो जाएगा। बोलो भाई, ये नोट करके लिख लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। वन डिग्री अमाइन, अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर 2 डिग्री अमाइन ले लिया तो क्या होगा? अगर आपने 2 डिग्री अमाइन ले लिया और साथ में क्या ले लिया, NaNO2 और HCl, तो क्या होगा भाई? इसका जो आउटकम है वो तो NO प्लस ही है। अब वो याद है ना, हमने क्या कराया था, NO प्लस का अटैक कराया, टॉटोमराइज कराया था, फिर लीव कराया था, बिकमैन के जैसा ना, बिकमैन रिएक्शन। तो NO प्लस यहाँ अटैक कराओगे तो इस बारी कितने लोग कह रहे हैं सर, इस बारी तो ऐसे ही रुक जाएगा ये, N नाइट्रोसो N अल्काइल, अल्काइल अमाइन हो जाता है, ये यहीं रुक जाता है, इट फॉर्म्स नाइट्रोसो। समझ गए ना? ये नाइट्रोसो और 3 डिग्री नॉर्मल सॉल्ट बनाएगा। बोलो भाई, 2 डिग्री ऐसे करता है, 3 डिग्री नॉर्मल सॉल्ट। अगर यही 3 डिग्री ले लो, और मैं तो कहूंगा 2 डिग्री या 3 डिग्री में से, आपको मालूम ही है, अगर 3 डिग्री एरोमेटिक ले लिया तो अब कितने लोग कह रहे हैं NaNO2 लेने से, HCl लेने से अब ये फायदा है, देख लो थोड़ा सा चेंज कहां से कहां पहुंच गया रिएक्शन। अब इसके N सेंटर पे अटैक ना करके बल्कि ऑर्थो पैरा, पैरा नाइट्रोसो, तो ये 3 डिग्री एरोमेटिक, 3 डिग्री अगर एरोमेटिक हुआ तो इसके साथ ऐसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने जगह नहीं दिया ना, तो अब रिंग पे अटैक करेगा। बोलिए, समझ आ गया? तो HNO2 का रिएक्शन तीनों से अलग अलग तरीके से होता है, 1 डिग्री से अलग, 2 डिग्री से अलग, 3 डिग्री से अलग। इस सेक्शन को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाना है आपको। नोटेड बेटा, मिटा दो ये सब, ये रहने दो। मिटा दो ना, ये तो मिटा दूं, वो हो गया।
चलो ठीक है, ठीक है, यहां तक हो गया। तो ये तो रहा फॉर्मेशन ना। अब इनके रिएक्शंस देख लेते हैं। लिखो डाइएजो कपलिंग रिएक्शन। सो डाइएजो कपलिंग रिएक्शन में, डाइएजो कपलिंग रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल आपका ये है डाइजोनियम सॉल्ट N2+, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, इट्स अ वीक इलेक्ट्रोफाइल, इट ओनली अटैक्स ऑन एक्टिवेटेड रिंग, वो भी हाईली एक्टिवेटेड रिंग, इट ओनली अटैक्स ऑन हाईली एक्टिव। अब हाईली एक्टिवेटेड रिंग का मतलब कि भाई साहब मैं फिनॉल ले लूं, बोलो ना, स्लाइटली बेसिक मीडियम में, और साथ में ले लूं मैं आपके लिए यही N2+ and Cl-, स्लाइटली बेसिक मीडियम, स्लाइटली। अच्छा, स्लाइटली बेसिक मीडियम क्यों ले रहे हैं? ताकि ये OH O- बन जाए, टू कन्वर्ट फिनॉल इनटू फिनॉक्साइड, ये लिख लेना। अब बताओ क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहां पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा? क्या प्रोडक्ट आएगा? OH and N डबल बॉन्ड N, बोलो भाई, पैरा O- किस पे? इसीलिए तो स्लाइटली कराया है ना, समझो ना, स्लाइटली बेसिक कराया। अरे तुम ये कहना चाह रहे हो कि O से अटैक कर दे? नहीं मतलब तुम, अच्छा तुम ऐसा कहना चाह रहे हो? हाँ ये प्रोडक्ट बनता है बट ये अनस्टेबल होता है, देखो ना, लोन पे दिस इज अनस्टेबल, तो ये रीअरेंज कर जाएगा गर्म करने से। इस तरह का चीज नाइट्रोजन के साथ भी होता है, गर्म करने पे वापस वो पैरा पोजीशन पे आता है, तो ऑफ कोर्स इट अटैक्स, होता है ये रिस्क। और ये कलर इसका मैं बता दे रहा हूँ, एग्जाम में एक बार कलर पूछ दिया था भाई 2008 वाले में, दिमाग ही खराब हो गया था, कलर मुझे भी नहीं आता उस टाइम ना, और सर्सन रीजन में वो भी कलर डाल दिया था, बताओ ना। तो इसका कलर होता है ऑरेंज डाई है ये ऑरेंज डाई, ऑरेंज। है ना, और यही यही बेटा ध्यान से सुनो, यही अगर OH के जगह पे आप क्या ले लो NH2, तो इसमें भी ये देखो ऐसे ही प्रोडक्ट बनता है, एनिलीन ले लो आप, यहां पे स्लाइटली एसिडिक रखना, यहां बेसिक नहीं स्लाइटली एसिडिक रखो, स्लाइटली। यहां क्या रोल था इसका? इसका H निकाल के इसको एक्टिवेट करता था, ये भाई साहब पहले से ही एक्टिवेटेड है। यहां पे ये H+ क्या करता है याद है? N2+ को अगर आप थोड़ा खोलो, यहां लोन पेयर है, ये सुनो, इस लोन पेयर को लेके इसको और अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बना देता है। लोन पेयर के होने की वजह से खराब इलेक्ट्रोफाइल है ना, थोड़ा सा प्रोटोनेट कर दोगे अच्छा, ज्यादा प्रोटोनेट करने से गड़बड़ क्या है, इसी पे अटैक कर दिया, इसको डीएक्टिवेटेड बना देगा, तो रिएक्शन ही नहीं होगा। इसलिए दोनों में स्लाइट ही रहना चाहिए। ज्यादा बेसिक कर दिया तो क्या प्रॉब्लम है, वो OH इसी पे अटैक करके इसकी एक्टिविटी को खराब कर देगा। भाई प्लस है ना, इसको भी चाहिए, इसलिए स्लाइट रखो ताकि आराम से रिएक्शन हो जाए। स्लाइटली एसिडिक में प्रोडक्ट पहले मैंने बताया ना, नाइट्रोजन साइड से जुड़ता है NN ना, और उसके बाद रीअरेंज होकर के गर्म करने पे रीअरेंज होकर के येलो डाई बनाता है। ऑन हीटिंग इट रीअरेंजेस टू दिस, ये ऑरेंज डाई है, सॉरी ऑरेंज हो गया था ना, येलो डाई है। वैसे याद रखना यार तुम लोग ना, O से ऑरेंज याद रखना, जो फिनॉल है, फिनॉल में O है, तो वहां से O से ऑरेंज कलर याद रखोगे, दूसरा याद रहता ही है, ऑरेंज येलो यही होता है। रेड कलर के भी होते हैं बट वो इनसे रिलेटेड नहीं है, फिलहाल इतना ही दिमाग में रखो, ज्यादा कलर बताऊंगा दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है? हाँ बोलो। तो देखो ये रिएक्शन कौन से खत्म हुए अभी आपके?
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एनिलीन एंड देयर डेरिवेटिव एंड डाइएजो कपलिंग रिएक्शन। अब कुछ बड़े यूनिक से रिएक्शन है किसके, डाइजोनियम सॉल्ट के ही। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट लिखो। दिस इज द लास्ट टॉपिक राइट नाउ। किसका मैकेनिज्म? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैकेनिज्म पूछना चाह रहे हो? क्या कुछ अलग से होगा इसके अंदर? एन डबल बॉन्ड एन, यार ये तो फिर वही वाली बात करो ना, अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल के साथ अलग अलग बताओ। तो ये इसको तुम ई प्लस की तरह ट्रीट करो ना, इसके पैरा पोजिशन पे लगाओ, क्या अलग से इसमें मैं बताऊं? यही जाता है, हाँ ऐसे ही जाएगा। नहीं, ये बल्कि ग्रुप है ना, बहुत बल्कि है, इस वजह से पैरा पे ही आएगा। स्लाइटली एसिडिक में दिस एक्सेप्ट्स द लोन पेयर एंड मेक्स इट मोर इलेक्ट्रोफिलिक। यहाँ पे स्लाइटली एसिडिक मीडियम में ये इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा है। तो कैसी बातें कर दे रहे हो सुचेत तुम? हाँ ठीक है, चलो तो अब लास्ट रिएक्शन देखेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। अब देखो नाम बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग थे। मैंने आपको बताया कि हालांकि ये रिएक्शन करा चुका हूं, सिर्फ कुछ एक दो बस नहीं कराया है मैंने। देखो N2 प्लस NCl माइनस, मैंने आपको बताया है कि ये N2 कोई अच्छा लीविंग ग्रुप, सॉरी N2 बोल रहा हूं, फिनाइल कोई अच्छा कार्बोकेटाइन नहीं है, लेकिन क्योंकि N2 एक पावरफुल, बहुत ही ज्यादा पावरफुल लीविंग ग्रुप है, इसलिए ये कार्बोकेटाइन बनाता है। पुअर यील्ड होता है, पुअर यील्ड होता है, लेकिन ये बनता है। और इसके एविडेंसेस हैं। क्या एविडेंसेस हैं? कि आप अगर इसका रिएक्शन कराओ N2 प्लस Cl माइनस का, किसके साथ? सिंपली पानी के साथ बॉयल कर दो, या फिर स्लाइटली OH माइनस, स्लाइटली बेसिक डाल दो, दोनों ही केसेस में फिनॉल बनता है। नोट करो भाई, दोनों ही केसेस में फिनॉल बनता है। पानी के साथ गर्म करने, ये वेरी वेरी लेस, वेरी डाइल्यूट रहना चाहिए। दोनों ही केसेस में प्रोडक्ट क्या आता है? फिनॉल। और मैकेनिज्म क्या है? ArSN1, ये जिंदगी में पहली बार सुना होगा, एरोमेटिक SN1 की तरफ से जा रही है ArSN1, क्योंकि क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन। ये कैपेबिलिटी इस कैटायन की नहीं थी, N2 की थी, जिसकी वजह से ऐसा हो गया। ठीक है, ArSN1। तो ये बहुत स्लो होता है ना, मैंने बोला पूरी यील्ड आता है इसमें, तो चांसेस बहुत कम है ना, जब इसके सामने ऑप्शन है उतना एक्टिवेटेड रिंग का, तो उस पर अटैक करेगा। मिटा दूं इसको? हाँ, अब सुनो भाई, ध्यान से सुनो, अलग अलग न्यूक्लियोफाइल लेता हूं, अलग अलग रिएक्शन कराते हैं। N2 प्लस Cl माइनस, ये बताओ अगर मैंने Ki ले लिया तो क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन। ये सुनो, बोलो, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। मैंने यहां पे ले लिया Cu2Cl2 along with HCl, या फिर Cu2Cl2 along with, सॉरी Br2 along with HBr, एक में क्लोरोबेंजीन और एक में ब्रोमोबेंजीन। पता है इस रिएक्शन को, ये दोनों सेट ऑफ रिएक्शन को सेंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। सेंडमेयर रिएक्शन, किसी को ध्यान है? MEYER है, MAE नहीं है, MEYER, MEYER, सेंडमेयर।
लिख लिया? देखो बेटा, इसके बाद ये अगर N2 प्लस Cl माइनस हो जाए और यहां मैं कॉपर पाउडर HCl ले लूं, कॉपर पाउडर या कॉपर पाउडर NHBr ले लूं, तो भी ये बनेगा, बट ये रिएक्शन थोड़ा अलग सा होता है, ये रेडिकल मैकेनिज्म से आता है। इसको गटरमैन रिएक्शन बोलते हैं, गैटरमैन रिएक्शन। देख रहे हो कैसे आता है ये? और अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है ना, एनीवन, फ्लोरोबेंजीन, तो बोलते हैं HBF4 से इसको गर्म करो, सॉरी पहले रिएक्शन कराओ, तो ये बन जा, मेरी बात सुनो भाई, बात नहीं करना है बिल्कुल, ध्यान से देखो, N2 प्लस BF4 माइनस, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, ये पानी में घुलता नहीं है, इसको गर्म करोगे तो फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं बाल्ज-स्कीमैन रिएक्शन, BALZ। बाल्ज-स्कीमैन रिएक्शन, नोट कर लिया सबने? जल्दी नोट करो। अगर इसी चीज को आप ना NaNO2 कॉपर के प्रेजेंस में गर्म कर दो तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ये इतना ही पोर्शन बाल्ज-स्कीमैन है, ये दैट्स इट, ये सेपरेट रिएक्शन है। क्या मैकेनिज्म है? N2 प्लस हट जा रहा है, उसके जगह पे फ्लोरीन आयोडीन आ जा रहा है, इतना तुम पैरानॉइड हो रहे हो क्या मैकेनिज्म के लिए? And last but not the least, guys, last but not the least is reduction of डाइजोनियम। अब ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, कई बार क्या मिस्टेक हो जाता है बच्चों से, देखो ध्यान से, N2 प्लस Cl माइनस है, गटरमैन हटा रहा हूं ना, देखो देखो एक बार सुन लो, उसके बाद खत्म है यार, फोकस हियर। ये देखो, अगर आप H3PO3 या H3PO2 लेते हो, गर्म करते हो, तो ये चुपचाप बेंजीन बन जाता है। इतना ही नहीं, अगर आप C2H5OH लेते हो तो भी यही बन जाता है, क्योंकि इथेनॉल को ये ऑक्सीडाइज करके इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इसी इथेनॉल के जगह पे आपने क्या ले लिया, मिथेनॉल, CH3OH, तब ये नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कर जाएगा, तब ये रिडक्शन नहीं होगा न्यूक्लियोफिलिक। यहां न्यूक्लियोफिलिक नहीं होता, हियर एल्कोहल CH3CH2OH डाइजोनियम, इसके साथ ये एल्डिहाइड बन जाता है, तो मतलब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। डाइजोनियम नाइट्रोजन है ना, N2 प्लस है भाई, वो N2 जीरो स्टेट में जाना चाहेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, तो इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर देगा, मिथेनॉल के लिए ये यहीं पे अटैक कर देगा,
जैसे ये सब कर रहे थे KI और ये सब बन रहा था। ध्यान रखना इन सारे रिएक्शन में दो रिएक्शन है जो रेडिकल की तरफ से जा रहे हैं, एक तो गटरमैन और दूसरा कौन सा, ये रेडॉक्स तो इसी से जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से, रेडिकल मैकेनिज्म से। सो विद दिस एवरीवन वी आर डन विद द होल अमाइन चैप्टर। अगली क्लास से हम लोग बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास।